हेलो, कैसे हैं आप सभी। चलिएगा आज करते हैं हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 का। ये हमारा पेपर होगा हिंदी का और इसको हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और कल हमने एक लाइव क्लास लेने की सोची थी, ली भी थी। वो करीब 12-13 मिनट की थी। उसमें क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ पाई। तो इसी तरीके से हमको अपनी क्लास को कंटिन्यू रखना होगा। अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये पेपर हमारा 2016 का है, ये आप देख ही चुके हैं ऊपर। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। यहाँ पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज जो है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में आपका ऑप्शन सी सही होता है, क्योंकि संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था और पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की है। पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। पद्मिनी क्या है? जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। और पद्मावत जो है एक महाकाव्य है जायसी का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में जो सबसे पहले नाम आता है वो है नामदेव का। राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। नामदेव निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को इन्होंने अपनाया और अभंग छंदों की इन्होंने रचनाएं की हैं। सूरदास मीराबाई दोनों ने ही सगुण धारा, भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत एक कृष्ण भक्ति धारा है, इसको अपनाया है। तथा तुलसीदास ने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा को के भक्त कवि रहे हैं। कौन? तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? किसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है? तो आंसर होगा आपका चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 69 सर्ग यानी समय है। और कवि और ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, नरपति नाहल का ग्रंथ है बीसलदेव रासो, जयशंकर प्रसाद का कामायनी है और जायसी जी का पद्मावत है। क्वेश्चन नंबर 4। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति जो है वो हमारे शिव सिंह के आश्रित कवि थे। किसके प्रति आश्रित थे? शिव सिंह के आश्रित थे विद्यापति जी। और विद्यापति तिरहुत के राजा थे ये शिव सिंह, इनके आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो ये आपने देखा ही होगा। और विद्यापति जी के जो है वो 14 ग्रंथ हैं, जो कि पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आया है कि इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। और ये मैथिल कोकिल कहलाए थे विद्यापति जी अपनी पदावली के कारण। इसे भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बीसलदेव रासो ऊपर देखा आपने किसका है? नरपति नाहल का है। बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाहल है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। धनपाल जो है इनकी रचना भविष्यत कहा है। और जैनक की रचना का नाम है पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है तो इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे और इसको मार्क करेंगे, मार्क करते हुए चलेंगे, तो तब आपको ध्यान में रहेगा कि कौन जो है यहाँ ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है। कौन नहीं है? परमानंद दास जी नहीं है संत कवि। धर्मदास भी हैं, मलुकदास भी हैं और आपके रैदास भी हैं, लेकिन परमानंद दास जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। परमानंद दास संत कवि नहीं हैं, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवियों में परमानंद दास जी का नाम आता है, जबकि मलुकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? पद्मावत की पंक्ति नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। और ये चारों पंक्तियाँ जो हैं आपके सामने हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो देखिएगा, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिये सिंहल बुद्धि पद्मनि चिन्हा, ये पद्मावत की पंक्ति है। और नेक्स्ट है कि भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महाचंद दिखावा, ये भी पद्मावत की पंक्ति है। मधुकर हंसी समुझाए, सो दे बूझती सांझ न हासी, ये पद्मावत की पंक्ति नहीं है। ओही मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, ये भी पद्मावत की है। तो ध्यान में रखेंगे पद्मावत की पंक्तियों को, इनको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पद्मावत की पंक्ति कौन सी है, ये ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और ये जो पंक्ति ली गई है ना 3rd नंबर पर, ये किसकी पंक्ति है? सूरसागर की पंक्ति है। इन्होंने दिया भी है कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के परंपरा से लिया गया है, जो कि सूरसागर के अंतर्गत है। जबकि अन्य 3 पंक्तियां जो है वो जयसीकृत पद्मावत महाकाव्य की है। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। ये भी आपको यहाँ पर मालूम होगा कि पद्मावत क्या है, एक महाकाव्य है जयसी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तुम्हारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, तुम हमारे घर आवो जी, तुम हमारे घर आओ प्रीतम प्यारे, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये मीराबाई जी जब कृष्ण जी से, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो उन्हीं के लिए इन्होंने कहा है कि तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारे, और चुन चुन कलियाँ मैं फूलों की कलियों से सेज बनाऊंगी आपके, और आपको बहुत सारा भोजन कराऊंगी, यानी एक तरीके से 56 भोग कराऊंगी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई जी की हैं। ये भी देखिएगा, इन्होंने यहाँ कुछ और कवित्री दी गई हैं और इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं, तो ये भी दिखेंगे। और यहाँ जो है हमारा कि मीराबाई जो है माधुर्य भाव की श्रेष्ठ कवित्री थी, इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या थी? माधुर्य भाव की श्रेष्ठ कवित्री थी। तो एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, मीराबाई की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी इनकी। और एक आपको याद रखना है, जो शब्द शुद्धि आती है उसमें आपको देखने को मिलेगा कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो 3-4 तरीके से आपको लिखा हुआ होगा। तो यहाँ ये भी आप ध्यान में देखते हुए चलिएगा कि कवित्री यही सही होता है, इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। और कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री ही होता है। महादेवी वर्मा जी की मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की है। विद्यापति की जो पंक्ति है, देसिल बाना सज्जन मिठा, ये पंक्ति विद्यापति जी की है। भूषण की पंक्ति को देखिएगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसका मतलब होता है 3 बेर को खाती थी और दिन में 3 बार वो खाती थी। तो ये भूषण की पंक्ति है। 9 नंबर पर क्वेश्चन जो आता है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? नागमती इनकी पत्नी का नाम था, रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? नागमती। आपका भी ऑप्शन सही हो जाता है, देखिएगा। जबकि उसके प्रेयसी का नाम क्या था? दूसरी पत्नी जो बाद में बनी थी, तो उसका नाम था पद्मनी। उसका क्या नाम था? पद्मनी था। क्वेश्चन नंबर 10, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद जी के पैरों के नीचे पड़े थे कबीर, राइट आंसर हो जाएगा आपका। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम नाम शब्द निकला। कबीर ने जिसे गुरु मंत्र मान लिया और अब वे रामानंद के शिष्य बन गए। तो आपको लैंग्वेज भी इतना कठिन नहीं लग रहा होगा। इस तरीके से हम सारे ही क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। कैसा लग रहा है क्लास वो ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में किसी का कोई पैसा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टचापी कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये जो शिष्य थे आपके, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और आपका कुंभन दास आपका हो चुका है। ये किसके शिष्यों के अंतर्गत आते हैं? आपके विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका नंददास है, छीत स्वामी है और गोविंद स्वामी है, और क्या रह गया आपका यहाँ पर?
एक और बचते हैं आपके, ठीक है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। देखिए इसमें तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। नहीं को पहले सबसे पहले हम मार्क किसको करेंगे? नहीं को करेंगे। रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि केशवदास जी की रचना है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, वैराग्य, बरवई रामायण, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13। काहे रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण ले कई हो जीवहु का नाम हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो किससे ली गई हैं? ये भरमर गीत से ली गई हैं। किसका है भरमर गीत? सूरदास जी का है। किसका है? सूरदास जी का है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और आगे देखिएगा, काहे रे मधुकर कान्हा हमारे, यह सूरदास के द्वारा रचित भरमर गीत यानी कि जो सूर सागर से अवतरित है, जबकि भरमर गीत प्रसंग से लिया गया है, ठीक है। जबकि यशोधरा, साकेत, जयद्रथ तीनों ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है रामचरितमानस में। आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। तुलसीदास जी के जितनी रचनाएं हैं जिसमें राम आता है, वो सारी रचनाएं, जिन रचनाओं के अंतर्गत राम आता है, वो सारी रचनाएं क्या हैं? अवधी भाषा में है। बाकी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। देखिए रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी की ग्रंथों की भाषा देखिएगा। अवधी भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ है, जानकी मंगल राम जी से जुड़ा हुआ है, पार्वती मंगल और राम आज्ञा प्रश्नावली, रामलला नच्चू, बरवई रामायण, रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ब्रज भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली, ये रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। रामचरितमानस में कितने कांड है? कांड को बोलते हैं सोपान, बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पूछा गया कितने हैं? 7 कांड हैं। 7 कांडों में एक क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो क्रम क्या होगा इसका? नंबर 1 होगा आपका बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में आता है उत्तरकांड। तो इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे और लर्न कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है? सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं हनुमान जी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड में सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। और संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का ही वर्णन किया गया है। रामचरितमानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। क्या कहा गया है? रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, यह किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके चारों जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन आपके सामने ये रहे कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ये पंक्ति कबीरदास जी की है, ध्यान में रखेंगे। और तुलसीदास जी की जो पंक्ति है इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। पीपर पात सरिस मंडोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी पंक्ति है। रहीम दास जी की पंक्ति है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बिहारी जी की है, मेरी भव बाधा हरो सराधा नागरी सोई, ये पंक्ति है बिहारी दास जी की। क्वेश्चन नंबर 18। बिनु गोपाल बरनई भई कूंजई, बिनु गोपाल बैरिनी भई कूंजई, यह किसका पद है? किसका ये पद है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यह पद किसका है? तो आपको बताना होगा कि ये पद जो है वो सूरदास जी का है। यह भरमर गीत प्रसंग से लिया गया है, सूर सागर से। और कबीरदास जी की अगर पंक्ति की बात करते हैं तो माया महा ठगनी हम जाने, हम जानते हैं कि माया जो है वो महा ठगिनी है। केशवदास जी की बात करते हैं तो भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनीता मित। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। 19 नंबर पर क्वेश्चन बनता है, रहीम किसके दरबारी
कवि थे। रहीम किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अकबर जो है, अकबर रहीम दास जी किसके थे, अकबर के दरबारी कवि थे। और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास जी का। रहीम दास जी का वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां थे, जो कि अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, और ये मुगल सेना के सेनापति भी थे, बैरम खां जी। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में से एक हैं। ठीक है, 9 रत्नों में शामिल थे, और उनमें से एक कौन है, 9 रत्नों में से रहीम दास जी हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, रामचंद्रिका जो है वो केशव दास जी की रचना है। केशव दास की जो रचनाएं हैं, अन्य जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये किसकी है, केशव दास जी की। सूरदास की रचनाओं की अगर बात करें तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास की रचनाओं की बात कर लेते हैं, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। और देखिएगा, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है, और रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में है। बिहारी जी की प्रमुख रचना क्या है, बिहारी सतसई है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, रीतिकाल की प्रमुख कवियों में है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में कौन है। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं इसमें आते हैं मतीराम। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में कौन आते हैं, मतीराम जी आते हैं। और खुसरो जो हैं ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। पलटू दास जी जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं, और रहीम दास जी ये भी भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, बिहारी जी ने जो है ये 700 दोहे लिखे हैं। कितने लिखे हैं, कहीं आपको 700 मिलेगा लिखा हुआ, कहीं आपको 719 भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट, और इनकी जो रचना का नाम है वो बिहारी सतसई है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें जायसी की रचना नहीं है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो जायसी की है, लेकिन इंद्रावती ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आंसर बनेगा आपका इंद्रावती। नेक्स्ट देखिएगा, इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी है, इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी, दोनों रचनाएं जो हैं वो नूर मोहम्मद जी की हैं, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये जायसी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, डिटेल में चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। नहीं को आप पहले मार्क करेंगे, फिर आप बताएंगे कि कौन भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो वे हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी जो है वो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं, बल्कि इनके स्वयं के प्रचलित युग प्रेमचंद युगीन साहित्यकारों में ये जाने जाते हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना नहीं है वो है भारत भारती। कौन सी है, भारत भारती इनकी रचना है। नहीं में आपको बताना है, भारत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, लेकिन प्रेम पथिक नहीं है इनकी रचना। ठीक है, प्रेम पथिक किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं आपके निराला की रचनाओं में। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों की अगर बात करते हैं तो उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की बात कर लेते हैं। ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्णधुली, स्वर्णकिरण ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करते हैं जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं, तो उसमें आती हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत और यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है। श्रद्धा जो है ये कामायनी में है, और
श्रद्धा नामक पात्र कामायनी में है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है। महाकाव्य में अन्य जो पात्र हैं उसमें मनु है, इड़ा है तथा कुमार है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का प्रमुख, साकेत की जो प्रमुख पात्र हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। उर्मिला इसकी प्रमुख पात्र है और 9वें सर्ग इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिय प्रवास जो है आपका ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का है और इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का है। नायक है इसका होरी। क्वेश्चन नंबर 28, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1914 है। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जो है ये कामायनी इनका काव्य है। दिनकर जी का है कुरुक्षेत्र और मैथिली शरण गुप्त जी का है साकेत। क्वेश्चन नंबर 29, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। प का ओष्ठ्य होता है उच्चारण स्थान। यहाँ देखिएगा आगे, प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ्य होता है। प स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है। यह अल्पप्राण एवं अघोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 30, और आज की क्लास को हम क्वेश्चन 30 तक ही रखेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है हमारी क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे इससे अगले क्लास में। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना है, और आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिएगा, हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये हालाबाद के प्रतिष्ठित कवियों में जाने जाते हैं। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, प्रवर्तक कहा जा सकता है इनको। ठीक है, और इनकी प्रमुख हालाबादी जो रचनाएं हैं वे हैं मधुशाला जो कि 1935 में आई थी, मधुबाला ये 1936 और मधु कलश जो है 1937 में है। संशय की एक रात तथा मेरा समर्पित एकांत के नरेश मेहता की हैं। संशय की एक रात और मेरा समर्पित एकांत दो रचनाएं किसकी हैं? नरेश मेहता जी की हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियाँ हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल जो क्वेश्चंस होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे वो कल के क्लास में करेंगे। इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम अपना टीजीटी हिंदी का जो प्रीवियस ईयर है वो भी कंप्लीट करेंगे, और कुछ और देखते हैं। जैसे ही लाइव की सेटिंग हो जाती है तो मैं लाइव में आपको रामचंद्र शुक्ल जी की बुक भी कराऊंगी। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में और आपका इस पर रिस्पॉन्स देखा जाएगा कैसा है। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।